नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आज की क्लास आपके लिए है, यानी फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर हैं उसके अकॉर्डिंग। और पॉलिटिकल साइंस में हम आज बात कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट 3 आपकी कंटिन्यू क्लासेज हो रही है। ओके, देन कंटिन्यू क्लासेज हो रही है तो हर यूनिट के कंप्लीट होते ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट लिया जाता है। और ये टेस्ट आपके लगभग आपके फाइनल एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड होता है। और ये टेस्ट भी ऐसा लिया जा रहा है जिसमें जेएनयू के अकॉर्डिंग पेपर आता है। सबसे पहले छोटे प्रश्न, फिर मिडिल टाइप के और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन यानी टेस्ट लिया गया। और ये कॉलेज में जो टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा स्टूडेंट का। मैं आपको बताऊँगा कि कौन इस रिजल्ट में टॉप भी रहा है। ओके, देन आगे हम बात करें यहाँ पर आपके लिए जो जरूरी और इम्पोर्टेंट है कि आज ये यूनिट 3 के लिए शुरू करने वाले हैं टेस्ट सॉल्यूशन। जो टेस्ट हुआ था उसमें टोटल आपके ये 5 प्रश्न दिए गए थे जो फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए। 3rd यूनिट में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसमें से ही आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ मिलेंगे और इन्हीं का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। और टेस्ट तो हो चुका है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया वो भी मैं आपको इन बिटवीन वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा। लेकिन बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले कौन आया था, तो उसके लिए तो मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट में जो फर्स्ट आया है वो है लीना कुमारी। एंड एक और दो हैं जो जिन्हें फर्स्ट आए हैं, दूसरी है तमन्ना कुमारी। ओके, तो ये 2 फर्स्ट है। अब सेकंड कौन है और थर्ड कौन है इसके लिए हम आपको 1-2 लिस्ट क्वेश्चंस कराने के बाद करेंगे। तो अब बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसे कि आपको सभी को बता दूं, ये टेस्ट वैसा ही है जैसे जेएनयू का एग्जाम आएगा। तो इसको अपने सभी मित्रों को, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप पे क्लासेस भी होती है और उसका टेस्ट भी होता है, सॉल्यूशन भी है। और इसकी पीडीएफ, इस टेस्ट के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पीडीएफ के जरिए, जिसके जरिए आप ये समझ पाएँ कि और कैसे लिखना था। देखिए, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, ये कथन किस विद्वान ने दिया है? तो ये कथन किस विद्वान ने दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है, जिस स्टूडेंट ने गलत किया है उनको ध्यान देना है, प्रोफेसर विलोबी। ये विलोबी का कथन था। इन्होंने कहा था कि सर्वोपरि संप्रभुता होती है ना, वो राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, संप्रभुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संप्रभुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ सामने ही, और जो उत्तर है उसको मैं आपको रेड लाइन में अंडरलाइन भी कर लूँगा ताकि आपको बता रहे इसका उत्तर है। देखिए, सोवर्जिनिटी, इसको इंग्लिश का एक वर्ड है, आंग्ल भाषा में संप्रभुता को कहते हैं सोवर्जिनिटी। क्या कहते हैं? सोवर्जिनिटी। इसको मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, क्योंकि देखो काफ़ी बार क्या होते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट क्या करते पता है, स्टूडेंट सिर्फ उसका अर्थ लिख देते, वो भी शॉर्ट में, जबकि आपको कैसे लिखना चाहिए था वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा इस प्रकार का जब प्रश्न आए तो बिल्कुल भी गलत होने की मतलब कहते हैं ना कि गलत होने के चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, ये जो जरूरी है वही मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जब इस प्रकार के प्रश्न आए कि भाई अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं तरीका आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको लिखना है। सोवर्जिनिटी, ठीक है ना, ये आंग्ल भाषा है, लेकिन ये सोवर्जिनिटी जो शब्द है वह लैटिन भाषा से बना हुआ है। और ये इसके 2 टुकड़े होते हैं। ये जो वर्ड है वो बना है सुपर, ठीक है ना, क्योंकि काफी बार स्टूडेंट को क्लियरिटी होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुपर और एनस इससे बना है। सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च या फिर पावर। आपको पता है सुपर का मतलब सर्वोच्च या पावर। एनस का मतलब होता है शक्ति। इस प्रकार से संप्रभुता का अर्थ क्या हो गया? सर्वोच्च शक्ति। क्या हो गया? सर्वोच्च शक्ति। समझ में आ गया? संप्रभुता किसे कहते हैं, इसका शॉर्ट अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना था। आपने लिख दिया होगा, बहुत बढ़िया किया। जिसने लिखा उसको पता होना चाहिए कि संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति।
अब ये किस प्रकार से आपको इसको अर्थ को लिखना था वो यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संप्रभुता के दो पहलू क्या हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत गलत लिखा है, लेकिन इस बार अब मैं आपको ये टेस्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देन गोल्डन टाइम है कि अगर आपकी गलती है तो सुधार लीजिए, एग्जाम से पहले पहले अपने आप को सुपर डुपर बना दीजिए कि पेपर भी बहुत अच्छा जाए। तो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसके आंसर को यहाँ पर करने के लिए, ओके। और ये आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है कि साथ साथ में आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपका टेस्ट जो हुआ है उसमें कुछ कमी रही है वो भी पूरी हो जाए, ओके। अब बात करते हैं कि संप्रभुता के दो पहलू। तो अब देखिए, संप्रभुता के दो पहलू होते हैं, आंतरिक और बाहरी संप्रभुता। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेएनयू का पैटर्न कैसे है। तो देखिए, जेएनयू में शुरुआत में जो आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही शॉर्ट आते हैं। कैसे आते हैं? अति लघुत्रात्मक टाइप के आते हैं। और अति लघुरात्मक टाइप के, पहला जब मैं मान लीजिए ये सेक्शन होता है उसमें अति लघुरात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं। कैसे होते हैं? अति लघुरात्मक टाइप के, जिसके उत्तर आपको 30 शब्द में देने होते हैं। कितने शब्द में देने होते हैं? 30। ये उत्तर कर रहा हूँ, इससे पहले आपको समझा दूँ। फिर आपके बी खंड में जो होते हैं वो लघुत्रात्मक टाइप के होते हैं। लेकिन इस बार आपकी मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मतलब सेमेस्टर में बी खंड नहीं भी आता है और सीधा सी खंड आता है, तो दोनों को मिलाकर बताऊं कि अगर बी खंड आता है तो उसमें आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो 150 शब्दों में लिखना होता है। एंड जो सी सेक्शन होता है वो होता है निम्नात्मक टाइप के प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको लगभग मैं बात करूं 250 से 500 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। मोस्टली 500 शब्द होते हैं, तो 250 तो मैंने अभी शुरुआत ही कहा कि जब दोनों मिलाकर क्वेश्चन आए तो 250 से 500 के मध्य आंसर होना चाहिए, ओके। लघुरात्मक में भी होता है, मान लीजिए 250 शब्द होते हैं लघुरात्मक में, तो फिर निम्नात्मक की बात करें तो निम्नात्मक का आपको आंसर देना वो 500 शब्दों में देना होता है। इस प्रकार से ये मैंने बताया है कि ये छोटे प्रश्न 30 शब्द में उत्तर देना है। इसके बाद ये जो मैंने प्रश्न दिया है वो लघुतात्मक टाइप का दिया है, ओके। और इसके बाद जो ये जॉन ऑस्टिन वाला जो प्रश्न है वो निम्नात्मक टाइप का प्रश्न है। तो इसी प्रकार की पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये टेस्ट पेपर दिया है ताकि आपको अभी की आदत हो जाए टेस्ट पेपर की, तो ईजी रहेगा करने के लिए। अब बात करें आंतरिक संप्रभुता। देखो, यहाँ पर जगह की स्पेस की वजह से हो सकता है मैं नीचे भी लिखवाऊँ। देखिए, यहाँ पे संप्रभुता दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक और बाह्य। इसका मतलब होता है एक राज्य जिसको अपने देश के आंतरिक भाग में कानून बनाने की या नए विधि विधान या अपने हिसाब से, मान लीजिए ना, जैसे एक परिवार में एक या कहीं पर भी देखा जाए एक समाज में जो व्यक्ति है उसको अपने समाज में क्या करना है उसको पूरी आज़ादी होती है। उसे डिसीजन लेना है या उसे किस प्रकार से संबंध बनाना है। तो आंतरिक रूप में जब व्यक्ति को या देश को आज़ादी होती है, स्वायत्ता होती है, तो यानी वो अपने आंतरिक मामलों में निर्णय निर्माण को लेकर सर्वोच्च होता है, तो ये कहलाती है आंतरिक संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का मतलब जैसे एक देश के द्वारा दूसरे देशों से किस प्रकार का संबंध रखना है, किसी नीति रखनी है, किस प्रकार से व्यापार करना है, किसके साथ युद्ध या संधि होनी चाहिए। तो एक देश को अपने बाह्य मामलों में किसी के दबाव में नहीं, स्वतंत्र निर्णय करने की शक्ति को बाह्य संप्रभुता कहते हैं। तो शॉर्ट में देखो, मैं दोनों को बता दूं, पहले आंतरिक वाला यहाँ पर नोट कर लीजिए, आंतरिक संप्रभुता, ठीक है। आंतरिक संप्रभुता यानी पहले वाला, इसमें हम शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे, आपको जब बताना जो जरूरी है वही मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, आंतरिक संप्रभुता या आंतरिक संप्रभुता मैंने ऐसे शॉर्ट लिख दिया है, तो चलो सीधा मैं इसका आंसर लिख देता हूं ताकि आपको ये आइडिया पता रहे। तो देखिए, इसमें कहा गया है किसी देश द्वारा इसके आंतरिक भागों में निर्णय निर्माण या संचालन की पूर्ण सर्वोच्चता, ठीक है ना। एक देश को अपने अंदर नागरिकों के लिए क्या कानून व्यवस्था बनानी है, किस प्रकार के नियम कायदे बनाने हैं, तो एक देश को किसी दूसरे के दबाव में नहीं, अपने लिए अपना काम क्या करना। तो हमें आपको यानी मान लीजिए एक परिवार में एक फादर को पूरी आज़ादी होती है कि वो उसके परिवार के लिए क्या करें, किस प्रकार के संबंध वगैरह बनाए, तो वो फादर है वो किसी के दबाव में नहीं होते। तो इस प्रकार को वो एक देश के अंदर, एक राज्य के अंतर्गत जो संप्रभुता जारी होगा उसे अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरह से आज़ादी होगी, ये होगी आंतरिक संप्रभुता। बात करते बाहरी। बाहरी संप्रभुता का मतलब है देश को बाहरी या बाह्य रूप में, देश को बाह्य रूप में
स्वतंत्र निर्णय एवं संबंध बनाने की शक्ति, या आप ये भी कह सकते हैं कि बाह्य संबंधों में सर्वोच्चता, ठीक है, कि वह दूसरे देशों से कैसे संबंध बनाता है, उसे किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से आपको ये 30 शब्दों में जैसे लिखते हैं, मतलब लघुत्मक में तो आपको लंबा लिखना होगा, तो इस प्रकार से ये हो गया आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, अब हम सीधा सा आपको ले चलते हैं थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, संप्रभुता के लक्षणों को इस विस्तृत रूप में समझाइए। यहाँ पे संप्रभुता के लक्षण और एक विविध रूप होता है, लेकिन जो जरूरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लक्षण, कि संप्रभुता के लक्षण के बारे में बताइए। यस, लक्षण। तो संप्रभुता के लक्षण को समझाए तो सबसे पहले आपको शुरू में थोड़ा लिखना होगा, यानी जैसे क्वेश्चन शुरू होता है ना, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा जिसमें एक शासक या समुदाय को अपने देश के आंतरिक या बाह्य मामलों में निर्णय निर्माण की पूरी स्वतंत्रता हो, ये संप्रभुता कहलाती है। और संप्रभुता के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिसके अंतर्गत हम बारी बारी से पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें, संप्रभुता के लक्षण आपको समझा दूंगा, लिखने का जो स्पेस है वो कम होने की वजह से हर एक पॉइंट को आपको डिटेल से समझा दूंगा, और इसका पीडीएफ भी आपको वैसे जल्द उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल हम लक्षण की बात करें तो देखिए, आपको लक्षण के बारे में सिंपली अगर पता हो तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 4, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। तो पहला जो लक्षण है संप्रभुता का लक्षण, मतलब एक सिंपल सा बात करें लक्षण कि भाई संप्रभुता के लक्षण कैसे है, तो पहला है स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है परमानेंसी। क्या होता है? परमानेंट, यानी परमानेंट। कहने का मतलब है कि संप्रभुता जो होती है ना, वह जब किसी व्यक्ति विशेष के पास होती है ताकत, सर्वोच्च ताकत, तो वो परमानेंट के रूप में होती है। ऐसा नहीं 2 दिन रही, 3 दिन इसके पास रही, 4 दिन इसके पास रही, नहीं। संप्रभुताधारी व्यक्ति हो या समुदाय हो, एक संप्रभु राज्य हो, उसके पास जो सर्वोच्च शक्ति है ना वो परमानेंट होती है। तो पहला लक्षण क्या हो गया? संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति समुदाय के मध्य सर्वोच्च रूप में होने के साथ साथ हम ये कहेंगे कि वह परमानेंट होती है। जैसे मान लीजिए राजा के पास सर्वोच्च शक्ति होती है, लेकिन राजा मर जाता है फिर भी राजा बना रहता है। कैसे? यानी राजा के चले जाने के बाद उसका मुकुट है वो कोई दूसरा धारण करता है, तो संप्रभुता है वह स्थायी रहती है। संप्रभुता का अंत या समापन नहीं हो सकता। ओके, तो ये पहला इसका मैंने शॉर्ट में आपको जो समझाया वही इसका आंसर है, इसको समझ जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक लाइन आपको लिखवा भी दूं, वैसे तो आपको मैं समझा रहा हूं, जो जरूरी आंसर है वही समझा रहा हूं। ठीक है, तो आपको शॉर्ट में लिख देना है, वैसे आप लिख देंगे संप्रभुता की शक्ति स्थायी एवं शक्तिशाली रूप में प्रभावित रहती हैं। जैसे बात करें राजा मर जाता है, इसके बाद दूसरा राजा बनता है, यानी इसका जो मुकुट है वो किसके दूसरे के पास गया। इस प्रकार से संप्रभुता क्या स्थायी है, संप्रभुता समाप्त नहीं होती है। संप्रभुता शक्ति है वो किसी के पास रहती है, वो परमानेंट की तरह होती है। बात करते हैं दूसरा लक्षण जो इंपॉर्टेंट है वो अप्रत्यक्षणीयता। देखो, अप्रत्यक्षणीयता का मतलब होता है कि यहां पर सिंपली बात करें तो संप्रभुताएं वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए राजा के पास पावर है, तो राजा से उसकी शक्ति अलग नहीं हो सकती। तो ये होती है प्रत्यक्षता का मतलब समझ में आ गया ना, कि यहाँ पर अगर देखो सिंपली मैं आपको बात बताऊं जो सबसे इजीली है, कि संप्रभुता जो होती है ना वह एक तरह से ऐसी होती है जैसे एक जिस्म में जान। अब उस जिस्म से जान अलग कर दे तो क्या होगा? वो जिस्म और वो जान दोनों समाप्त हो जाएगी।
तो इस प्रकार से संप्रभुता को पृथक नहीं किया जा सकता। एक राज्य की सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो उस राज्य में ही रहेगी, तो वो राज्य भी बना रहेगा और उसकी प्रभुसत्ता भी बना रहेगा। तो इस प्रकार के कहते हैं पृथक नियंत्रणता। ओके, समझ में आ गया। अब देखो ऐसा है कि मैंने 20 में से शुरू किया, आपको शुरुआत में जो था वो इसका जो लक्षण होता है वो था निरंकुशता। क्या होता है? निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति एवं एकाधिकार। कहने का मतलब है कि संप्रभुता नागरिकों के ऊपर, कानून के ऊपर और एक राज्य के ऊपर सर्वोच्च रूप में होती है। संप्रभुता है वो किसी के प्रभाव में नहीं आती है। तो इस प्रकार से संप्रभुता शक्ति जो होती है वो निरंकुश होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संप्रभुता है वह असीमित होती है। क्या होती है? असीमित। क्योंकि जैसे मान लीजिए राजा है, तो राजा के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं, राजा के अंडर ही न्यायपालिका होती है और राजा के अंडर ही लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से संप्रभुता, राजा के पास जो सर्वोच्च शक्ति है वह किसी के कंट्रोल वाली नहीं है, पूरी तरह से एक दादागिरी वाली निरंकुश शक्ति है। तो संप्रभुता होती है वह उसके लक्षण में होती है निरंकुशता। वह किसी के अंकुश में नहीं होती है, किसी के दबाव में नहीं होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, असीमित होती है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बात करूँ इसके बाद वाला जो टॉप, यानी मैं आपको ऐसे लग रहा है कि मिटा देता हूँ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रख देता हूँ, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको जो लिखवाने का जो मुझे मन है कि भाई आपको आंसर लिखवा दूँ लगभग जितने हो, तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आगे देखिए हम क्या है कि अभी देखो 4 क्वेश्चन करें तो 4 क्वेश्चन आपके सामने रखा, 3 हो गया। अब देखो स्वाति, अगर मैं बात करूँ 4 नंबर में बात करूँ कि संप्रभुता का जो 4 लक्षण है वो क्या है, तो वो है मौलिकता। देखिए मौलिकता क्या होता है, सिंपल सी बात है, मौलिकता का मतलब है ओरिजिनलिटी, यानी एक संप्रभुता शक्ति है वो किसी के दिखावे में नहीं आती है, एक राजा ने अपने दम पर शक्ति प्राप्त की है, तो इस प्रकार से उसकी सभी दूसरे पर हावी होती है। ऐसे देखा जाता है कि इसके पास वास्तविक पावर है, जब वास्तविक पावर होता है उसकी ही उपज होती है तो उसका प्रभाव ओरिजिनल रहता है। तो संप्रभुता का एक लक्षण होता है कि वो जिसके पास होती है वो वास्तविक रूप में उसकी शक्ति होती है और वो मौलिक रूप में होती है, यानी ओरिजिनल तो आपको पता है ना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अन्य सत्ता द्वारा प्रदान नहीं की गई है। सिंपल सा ध्यान रखना, अन्य द्वारा प्रदान नहीं है, वह शक्ति का रूप होता है मौलिक। मौलिक मतलब ओरिजिनल, ठीक है ना। यानी बात कर लीजिए, दूसरा लिखे स्वयं द्वारा स्थापित सर्वोच्च शक्ति, स्वयं द्वारा स्थापित सर्वोच्च शक्ति, जो मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति ने एक राज्य को, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पावर दी, वो पावर ओरिजिनल पावर नहीं होता है, या वो संप्रभुता की मौलिकता नहीं होता। मौलिकता का मतलब होता है कि राजा ने खुद अपने दम पर सर्वोच्चता प्राप्त की है, या एक राजा खुद अपने दम पर राजा बना है, या दूसरे घोड़ा को उसने शक्ति प्राप्त की है। तो इस प्रकार ये शक्ति का जो लक्षण होता है वो क्या कहलाता है? मौलिकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौलिकता। बात करें 5वां, क्योंकि 6 लक्षण हैं तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये मिटा देता हूँ। आगे बात करते हैं। देखो एक चीज़ और बताऊँ इसमें कि आप जब भी कोई बड़ा प्रश्न लिखे तो नीचे अंडरलाइन कर, देखो मैंने जो जहाँ तक हो हर क्वेश्चन के नीचे से अंडरलाइन करने का प्रयास किया है, क्योंकि जो भी पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट में अंडरलाइन होना जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं इस टेस्ट के 2nd नंबर पे कौन था, वो थी माया। कौन थी? माया कुमारी। ओके, और 3rd नंबर पर है, यानी इस टेस्ट में 3rd नंबर पर 3 जने थे, और 3 जनों में जैसे मैं आपको नाम बताऊं, कन्फ्यूजन है। एक तो अपने जैसे 3 जने अलग अलग थे, ठीक है ना, और मैं आपको चलो बाद में बता दूंगा कि 3 जने कौन कौन से थे, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया रहे कि आपका नंबर भी टेस्ट में आया था। ओके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए 5वां लक्षण, यानी आपको अलग अलग जब मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने जैसे 3 बता दिए, फिर इसके बाद यहाँ पर जो बता दिए 2, अब यहाँ पर जो 5वां लक्षण है वो देख लीजिए। 5वां जो लक्षण है संप्रभुता का वो है सर्वव्यापकता।
देखो सर्वव्यापकता का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापकता का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जिस व्यक्ति के पास है, जिस राजा के या जिस राज्य के पास है, उसका पावर पूरे राज्य में रहेगा। जैसे मान लीजिए एक आप जिस रूम में बैठे हो वो एक पूरा रूम पानी से भर गया हो और उसके कोने में एक करंट का तार टूट के नीचे गिर जाए, तो वो करंट वो वही रहेगा या पूरे रूम में करंट आएगा? पूरे रूम में आएगा ना। यस, तो संप्रभुता जो होती है ना, ताकत, वो जिस व्यक्ति, समुदाय, राज्य के पास, राजा के पास है, तो वो पावर उसके पूरे राज्य में चलेगा। उसकी ताकत पूरे राज्य में होगी, भले वो देश के कोने में रह रहा हो, लेकिन उसका पावर अंतिम तक रहेगा। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो इस प्रकार की शक्ति का जो रूप होता है, यानी सब जगह वो शक्ति व्याप्त होती है संप्रभुता की, तो वो कहती है सर्वव्यापकता। सर्वत्र शक्ति का प्रभावशाली रूप, या हम इसका एक और भी कह सकते हैं कि संप्रभुता शक्ति संपूर्ण राज्य में व्याप्त होती है। जो संप्रभुता ताकत होगी वो उस राज्य में सब जगह व्याप्त होगी। ओके, देन अब बात करते लास्ट जो इसका था, वो इसका है अविभाज्य। 6 नंबर अविभाज्य। एक और भी वैसे बोनस में आपको बता दूंगा कि आप मान लीजिए एक आध भूल जाए तो कौन सी याद रखनी है, ठीक है? तो मैं दोनों एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड पे, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे बात करें 6 नंबर पर, वो है अविभाज्य, और 7 नंबर पे अनियंता। अनियंता का मतलब कि सर्वोच्च शक्ति किसी अन्य को दी नहीं जा सकती। सर्वोच्च शक्ति लिखा ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? देखिए, ये संप्रभुता का एक लक्षण है जिसमें कहा कि सर्वोच्च शक्ति जो संप्रभुता होती है ना, वह किसी को दी नहीं जा सकती कि भाई थोड़े दिन तू रख ले। तो संप्रभुता शक्ति जिसके पास होती है वो उसका परमानेंट अधिकारी होता है। संप्रभुता अन्य को नहीं प्रदान की जाती, अनियंता नहीं होता है। फिर अविभाज्य। तो अविभाज्य का मतलब है कि सर्वोच्च संप्रभुता शक्ति अखंडित रूप में होती है। अखंडित रूप में होती है मतलब इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं कि एक राजा के पास पावर था और राजा के 4 बेटे थे। कितने थे? 4 बेटे। तो राजा के पास उस राज्य की सर्वोच्च शक्ति थी, तो राजा उस शक्ति को किसी एक को ही प्रदान कर सकता है। मतलब राजा मरेगा तो दी नहीं जाती है, वो मरने के बाद ऑटोमेटिक उसका अधिकारी वो बन जाता है। तो राजा उस शक्ति को, राजा की जो शक्ति किसी एक व्यक्ति मतलब उसका बेटे को ही प्राप्त हो सकती है। उसका विभाजन नहीं हो सकता कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो थोड़ी तू ले ले, थोड़ी तू ले, थोड़ी तू नहीं। जैसे एक राज्य में 2 तलवारें नहीं हो सकती, मतलब एक मयान में 2 तलवार नहीं हो सकती, तो एक राज्य में 4 राजा हो सकते क्या? नहीं। तो इस प्रकार से संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था संप्रभुता के लक्षण। अब लास्ट जो अपना जो टेस्ट का जो टॉपिक था वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है? लास्ट में जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और इस प्रश्न को मैं आपको बताने के समय कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ हेल्पफुल गाइड जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट यही प्रश्न, जो बड़े प्रश्न होते हैं, बड़े नंबर के होते हैं, ये गलत कर देते। क्या कर देते? गलत कर देते, ठीक है? तो यही प्रश्न मैं आपको हेल्प करवाना चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको किस प्रकार से करना है। तो देखिए, क्वेश्चन से 5, जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत को समझाइए, ठीक है ना? या मतलब जरूरी क्या लिखा है? आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब है कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में जो कहा है वो आपको पहले तो ऐसा आपको बताना होगा कि ये विचार जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में कहा है।
फिर उन्हीं विचारों की आलोचना करनी है। यानी कहते हैं ना कि किसी ने अगर कहा है, जरूरत से ज़्यादा कहा तो हम उसकी बुराइयां करते हैं। तो इसी तरह संप्रभुता के अंतर्गत दिए गए जॉन ऑस्टिन के विचारों की वापस कमियां बतानी है। तो यही कमियां कहलाती है इसका आलोचनात्मक परीक्षण। क्या कहलाती है? आलोचनात्मक परीक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में क्या कहा है। ठीक है ना। जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता को अगर देखा जाए तो उसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि संप्रभुता आखिर में होती क्या है। और इसको सबसे पहले बात करें तो जॉन ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के बारे में जो कहा है वो उनकी बुक है ना 1832 में अपनी एक बुक है, उस बुक के अंतर्गत इन्होंने कहा था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर्स ऑफ जुडिशरी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सीधा हिंदी में नाम बताओ, विधान शास्त्र पर व्याख्यान। विधान शास्त्र पर व्याख्यान, ये इसकी पुस्तक थी। इस पुस्तक के अंतर्गत इसने कहा है कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता के बारे में इन्होंने कहा, जो पॉइंट बता दूं, उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को दिया गया आदेश ही कानून है। और ये कानून किसके अंडर में होता है? जो संप्रभुता का रूप है। इन्होंने कहा कि संप्रभुता क्या है कि बड़े अधिकारी के द्वारा छोटे अधिकारी को दी गई व्यवस्था। बड़े अधिकारी द्वारा जब छोटे अधिकारी को कोई आदेश दिया जाता है तो वहां पे संप्रभुता प्रकट होती है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी इन्होंने बात की जो सबसे जरूरी थी और जो मैं आपको बताऊं, तो यहां पर सबसे पहले कहा है कि संप्रभुता शक्ति जो है, यह शक्ति एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में होनी चाहिए, जो क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो। क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो। एक ये बात कही इन्होंने। फिर तीसरी यहाँ पर जैसे बात करें तो यहाँ पर कहा है कि संप्रभु शक्ति जिसमें बात हो वो व्यक्ति या व्यक्ति समूह होना चाहिए, यानी मानव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि यह शक्ति व्यक्ति एवं कानून से ऊपर होती है। ऊपर होती है मतलब सर्वोच्च होती है। क्या होती है? सर्वोच्च होती है। कि संप्रभुता शक्ति क्या होती है? ये जॉन ऑस्टिन के जो विचार है ना, पहले तो वो बता रहा हूं, फिर हम इसकी आलोचना करेंगे। क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना था। फिर यहाँ पर बात करें कि जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश ही संप्रभुता होती है। यानी संप्रभु का मतलब जो एक राज्य में जो सर्वशक्तिशाली राजा है, राजा ने जो ऑर्डर दे दिया ना, जो आदेश, वही क्या है? संप्रभुता है। और लास्ट में इसने जो पांचवी बात कही है, जो मैं आपको बता दूं, तो उन्होंने कहा है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता। संप्रभुता का संघों में विभाजन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहीं ना कहीं संप्रभुता का कैसा रूप बताया है? निरंकुशता। कैसा रूप बताया है? निरंकुशता बताया। तो ये तो है संप्रभुता। जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग संप्रभुता क्या है। ठीक है। अब यहां पर इसका आलोचनात्मक वर्णन करें। आलोचनात्मक परीक्षण, यानी इस विचारों की जहां तक इसने कुछ गलत चीज यानी कुछ ज्यादा ही कह दिया है तो उसकी आलोचना करें। तो आलोचना का पहला पॉइंट, हर पॉइंट के अंडरलाइन करेंगे, समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति को खोज पाना मुश्किल। समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति को खोज पाना मुश्किल। देखो क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगर वो वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो अगले दिन देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में आने वाला, इस प्रकार से इस क्लास को देखना है। यहाँ पर क्या कहा था कि यह शक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में होनी चाहिए और वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ। अब मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में हम किसी व्यक्ति को संप्रभु के रूप में माने, जिसको संप्रभु शक्ति सौंप दे, ऐसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ? क्योंकि आज के समय कोई भी व्यक्ति जिसको शक्ति मिल जाती है वो शक्ति के नशे में नष्ट हो जाता है। तो वर्तमान समय में ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे ढूंढा जाए जो शक्ति का हकदार हो, जो सर्वश्रेष्ठ संप्रभु शक्ति को संभाल के रखे। यानी ये पहली ही कमी यहाँ पर बताइए कि संप्रभु सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानव व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जो इस शक्ति को संभाल पाए। दूसरा आलोचना का जो दूसरा पॉइंट आपको मैं समझाऊं यहाँ पर, वो है यह लोक प्रभुता की अवहेलना करती है। यह लोक प्रभुता की अवहेलना करती है। देखो सिंपल बात है, लोक प्रभुता आज के समय सर्वोच्च शक्ति किसमें होती है, लोगों में। जैसे भारतीय संविधान की अंतिम प्रभुसत्ता शक्ति वो जनता में, जनता ने संविधान को बनाया है, मतलब पावर दिया है और इसी के अकॉर्डिंग सरकार बनती है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में सर्वोच्च संप्रभुता शक्ति है वो जनता में होती है, यानी लोक प्रभुता होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहें कि व्यक्ति और कानून के ऊपर है संप्रभुता, जबकि वर्तमान समय में ये हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने लोक प्रभुता, लोगों की शक्ति की अवहेलना की है। समझ आ गया। नेक्स्ट बात करें, कानून प्रभु सत्ता का आदेश मात्र नहीं। देखिए फटाफट लिख रहा हूँ, राइटिंग को ध्यान से समझिएगा, जो समझा रहा हूँ वही बिल्कुल मोस्ट है। कानून प्रभु सत्ता का आदेश नहीं। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा गया कि उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को दिया गया आदेश ही कानून यानी संप्रभुता है। लेकिन ध्यान रखना है, हर आदेश कानून नहीं हो सकता, या हर आदेश कानून बना दिया जाए तो वो कानून संप्रभुता की गारंटी नहीं है। क्योंकि कोई निरंकुश या तानाशाही व्यक्ति जो आदेश दिए और आदेश लोगों के विरुद्ध हो, तो उस आदेश की कानून की व्यवस्था, यानी हर एक यानी संप्रभुताधारी जो व्यक्ति होता है ना, जिसने जो आदेश दिया वो कानून बनेगा। तो ये हर आदेश कानूनी बन सकता है, क्योंकि कुछ आदेश तो परिस्थिति के वश दिए जाते हैं। समस्या जब उत्पन्न होती है तब इमरजेंसी में कोई आदेश निकलते, तो हर आदेश कानून नहीं बन सकता। लेकिन इसने जो कहा है वो गलत है, क्योंकि हर आदेश कानून नहीं बन सकता। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं आगे आपको इसकी चौथी आलोचना जो समझा रहा हूँ, जो नोट कर लीजिएगा। चौथी आलोचना के रूप में कहा गया है कि संप्रभुता का, जिसमें बारे कहा गया संप्रभुता अविभाज्य है। इसने क्या कहा था, संप्रभुता अविभाज्य है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, जैसे संघीय व्यवस्था में, किसमें, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब है जैसे भारत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देश को चलाती है। तो यहाँ पर संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किया है। तो इसने क्या कहा था कि संप्रभुता संघ में नहीं बांटी जा सकती, लेकिन प्रेजेंट टाइम में संप्रभुता संघीय रूप में बांटी जा सकती है। इसने बिल्कुल गलत कहा था। इसने कहा कि संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में संघीय व्यवस्था में कह रहा हूँ, संघीय व्यवस्था में संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन ये गलत है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जैसे मान लीजिए अमेरिका की संघीय व्यवस्था है, भारत की संघीय व्यवस्था, इसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। तो यहाँ पर इनका ये दिया गया पॉइंट था वो गलत सिद्ध होता है। क्योंकि देखो क्या लिखा गया था, संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता। यहाँ पर विभाजन मतलब संघ में विभाजन नहीं हो सकता था। लेकिन वर्तमान समय में आपने देखा होगा सर्वोच्च शक्ति यानी संविधान भी शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य करता है। ठीक है। और लास्ट में बात करें, एक और पॉइंट जो मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ। इसने क्या है कि शक्ति को अत्यधिक बल दिया है। संप्रभुता के अंदर शक्ति को अत्यधिक क्या दिया है, बल दिया है, जो गलत है। शक्ति को जरूरत से ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि शक्ति सर्वनाश करती है। शक्ति जिसके पास होती है वो खुद को और दूसरों को सर्वनाश करती है। इस प्रकार से इसने शक्ति को जो ज़्यादा बल दिया है वो गलत है। और लास्ट में इसने संप्रभुता को क्या माना है, यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट में आपका छठा पॉइंट के रूप में लिखे असीमित। इसने संप्रभुता को क्या माना है, असीमित, जबकि वास्तव में संप्रभुता भी क्या होती है, सीमित होती है। अब जैसे मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति के पास
देश का सर्वोच्च शक्तिशाली है, लेकिन वह शक्तियों का प्रयोग लिमिट रूप में करता है। तो संप्रभुता शक्ति भी आज के समय लिमिट में होती है, क्योंकि बिना लिमिट का तो कोई भी सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो संप्रभुता लिमिट रूप में होती है, सीमित में होती है, असीमित नहीं हो सकती। इस प्रकार के इसके दिए गए बातों की हमने खंडन की, आलोचना की है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको ये बड़ी क्लास भले हो, लेकिन आपके पूरे यूनिट की धमाकेदार क्लास थी। ये क्लास देखनी पूरा यूनिट आपका कवर हो जाता है। ज़बरदस्त तैयारी के साथ ये आपको बेहतर रिजल्ट दिलाएगी। ये क्लास अगर आपने पूरी देख ली ना, तो आपका थर्ड यूनिट बिल्कुल कंप्लीट है, यानी तैयारी बिल्कुल बढ़िया है। अगर जिसने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, मतलब ये क्लास कंप्लीट देखिए ना, उसे कमेंट जरूर करेगा, सर यस आई एम डन इट, मैंने इसको पूरा कर दिया है। बिल्कुल मैं इसके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आपके कुछ डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे बताइएगा। बाकी अपने सभी दोस्तों को ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पूरा थर्ड यूनिट इस टेस्ट के जरिए कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।